क्लास 11th स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के साथ यहाँ पर हैं उसको स्टडी करेंगे हम। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ living organisms according to their common characteristics and placing the group within taxonomic hierarchy। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है या फिर उनको प्लेस किया जाता है एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? उनको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, ग्रुप्स बना करके। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, सिंपली अगर हम समझें तो। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन है उसका एडवांटेज क्या है, यानी हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं क्लासिफिकेशन करने से, या हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज होगा तभी इसको किया गया है। तो द एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर, नंबर फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट। जो क्लासिफिकेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाता है, इससे आसान बनाता है, ताकि हम बड़ी आसानी से जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी कर पाएँ, उनके बारे में जान सकें। दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक को पर्टिकुलरली जानना, समझना, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं तो हम एक ग्रुप से किसी एक ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करेंगे तो हमको उस ग्रुप के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन स्टडी को कन्वीनियंट बनाता है। नंबर सेकंड जो पॉइंट आता है वो रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज रिवील्ड बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या हुआ है कि वेरियस ग्रुप्स, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए, उनसे ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं आपस में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई इनका रिलेशन कभी ना कभी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड जो पॉइंट आता है वो इट हेल्प्स इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस लिविंग बीइंग्स। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को भी में भी ये सहायता करता है कि अब जब क्लासिफिकेशन पहले से प्रिपेयर हो चुका है, भाई बहुत टाइम से चल रहा है क्लासिफिकेशन, तो अब नए भी जितने भी डिस्कवर होंगे उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है, नंबर फोर्थ होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिव्स नॉलेज अबाउट ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स। यहाँ पर समझिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिव्स नॉलेज अबाउट, हमको क्या देता है? नॉलेज हमको ये बताता है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कि डिफरेंट रीजन्स में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कैसे रहते हैं, किस तरह से, क्या क्या उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, इस सब के बारे में वो हमको नॉलेज देता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताता है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, एक या पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं या रहते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ आता है इट ऑल्सो एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है जब से ऑर्गेनिजम्स यानी दुनिया में लिविंग यानी लाइफ स्टार्ट हुई है तब से बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ के अंदर और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स बने। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जब कैरेक्टर्स को देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली हो चाहे फिजियोलॉजिकली हो, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को जब हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट से लेकर हायर ऑर्गेनिजम्स हों, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले लोअर ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने से। आगे जो बात आती है वो है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहला जो सिस्टम है
वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच uses one or two morphological characters for grouping of organisms। इसमें क्या है, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को उठा करके और उनसे ही ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग कर दी जाती है। अब ये ग्रुपिंग स्टार्ट किसने की, उसके बारे में जानते हैं अगले पेज पर। फॉर एग्जाम्पल, अरिस्टोटल इन 350 BC डिवाइडेड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, एरिस्टोटल ने 350 BC में क्या किया था, जो जितने भी तरह के प्लांट्स थे उन सबको 3 ग्रुप में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। ठीक है, अब और दूसरा, एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, और एनिमल्स को भी उन्होंने किसमें, एक ही मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, किसमें, 2 ग्रुप में। एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखें आप, जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं वो एक या दो ही लिए गए हैं। जैसे हर्ब्स और श्रब्स एंड ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यहाँ पर लिया गया है वो है कि स्टेम और हाइट को देखा गया होगा मेनली। ठीक है, कि उनमें स्टेम जो है वो कैसा होता है, पतला है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, या बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, इन सब मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 कैटेगरी में प्लांट्स को डिवाइड किया उन्होंने। उसके बाद एनिमल्स को भी उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही करेक्टर को इंक्लूड किया, और वो करेक्टर क्या था कि रेड ब्लड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो था क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला जो सिस्टम आता है वो आता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कौन सा सिस्टम है भाई? It is the system of classification which takes several morphological characters for grouping of organisms so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationships among the organisms। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करती है। नेचुरल जिससे क्या होता है कि नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पता लगाई जा सकती हैं बड़ी आसानी से, कि उनके अंदर सिमिलरिटीज क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हैं, उनमें समानताएं कौन कौन सी हैं, उनमें असमानताएं कौन कौन सी हैं, और उनके नेचुरल रिलेशनशिप को भी पता लगाया जा सकता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्राकृतिक रूप से क्या, किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस। ठीक है, स्वीडिश के एक बायोलॉजिस्ट थे कैरोलस लिनियस और उन्होंने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहले जो अच्छा सा या सिस्टमेटिक ढंग से जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी शुरुआत कैरोलस लिनियस ने ही की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। He divided all the organisms into 2 kingdom, Plantae and Animalia। उन्होंने मेनली सभी ऑर्गेनिजम्स को उठा करके सिर्फ 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, पहला था प्लांटी एंड दूसरा एनिमलिया। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, यानी इसको जो अभी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, इसको 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेनली जो लिनियस थे उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एनिमलिया और प्लांटी में। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे? सबसे पहले मेरिट्स समझते हैं कि उन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इनटू एनिमलिया किंगडम। उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिजम से जो फोटोसिंथेटिक थे उनको तो उन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दिया, जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं पाया था, उनको उठा करके उन्होंने सबको एनिमलिया किंगडम में डाल दिया था। ये तो मेरिट्स थे। ठीक है, दूसरा डीमेरिट्स क्या थे, यानी इनकी कमियां क्या थी? सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फॉल नेचुरली ईदर इनटू प्लांट और एनिमल किंगडम और शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया क्या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी, जैसे इगुलिना हो गया, और भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए जो दोनों, जैसे फंजाई हो गया, फंजाई को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो समझ में ही नहीं आता कि वो प्लांट है कि एनिमल है। ठीक है,
अब वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, तो फिर उसको कैसे कहाँ पे डाला? तो ये डीमेरिट्स थे उनके, ये कमियां थी उनके क्लासिफिकेशन की। लेकिन वास्तविकता में जो सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफिकेशन होनी चाहिए उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका क्लैडिस्टिक्स और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। क्लैडिस्टिक्स क्या होता है? क्लैडिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ classification of organisms based upon their genetic and ancestral relationships which are more scientific and natural। ठीक है, यहाँ पर क्लैडिस्टिक्स एक मेथड है क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें क्या करते हैं, जो कि किस पे बेस्ड होता है? जेनेटिक और एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स पर। यानी उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में जेनेटिकली कितना कनेक्टेड हैं, और एंसेस्ट्रल का मतलब है कि वो अपने पूर्वजों से कितना जुड़े हुए हैं, उनके पूर्वज कौन है, क्या है, ये सब से जुड़ा हो। इस सब जानकारी को कलेक्ट करने के बाद फिर उनकी ग्रुपिंग की जाती है या की गई थी। ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो किसने किया था? द मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज प्रपोज्ड बाय R.S. व्हिटेकर इन 1969। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड या सब मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो कि R.S. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। ठीक है, आज सभी साइंटिस्ट इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, और जितनी भी आइडेंटिफिकेशन या जितने भी डिस्कवरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उस सबको इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस किया जाता है या हायरार्की में रखा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो 5 किंगडम्स बताए थे वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। ठीक है, ये 5 किंगडम थे। चलो आगे बढ़ते हैं। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, हम पीछे बता चुके आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम्स में उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब आगे जो अगला पॉइंट आता है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। जो मेन क्राइटेरिया था उनकी क्लासिफिकेशन का। ठीक है, उन्होंने कौन से ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो किया कि ऐसे ही थोड़ी रख दिया होगा, कोई क्राइटेरिया तो होगा उनका। क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर को देखा उन्होंने, फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को उन्होंने इस तरह के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर ग्रुपिंग की थी। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे पहले सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक एंड प्लांटी एनिमलिया भी यूकैरियोटिक। यानी सिर्फ मोनेरा किंगडम ही ऐसा किंगडम है जिसमें सेल का टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है। आगे बात आती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा किंगडम में जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर ये प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में होती है, सभी में नहीं। तो आगे बात आती है जो फंजाई है उसमें विदाउट सेलुलोज होती है, यानी काइटिन की बनी होती है। आपको बताया था 9th क्लास में पढ़े होंगे आप सेल वॉल। प्लांटी में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है। एनिमलिया में पूरी तरह से कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, किसी भी एनिमलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, आगे बात आती है प्रोटिस्टा की। तो इसमें प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटी और एनिमलिया दोनों में प्रेजेंट होती है, यानी इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे बात आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा किंगडम है वो सेलुलर होता है, यानी सिर्फ सेल से बने होते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है या लूज टिश्यू। ठीक है, उसके बाद टिश्यू एंड ऑर्गन होता है प्लांटी में। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एनिमलिया में होता है। हम एनिमल किंगडम में आते हैं तो हमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और प्लांटी में सिर्फ टिश्यू एंड ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता यहाँ पर कोई किसी तरह का, यहाँ पर सिर्फ टिश्यू एंड ऑर्गन होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जो जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दो प्रकार के होते हैं, यानी केमिकल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जिसमें सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। यानी ये सेप्रोफाइट भी होते हैं यानी डेड एंड डिके मटेरियल पे भी पाए जाएंगे, और पैरासाइट यानी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी मिलेंगे। दूसरा है ऑटोट्रॉपिक की बात करें, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होती है। एंड हेटरोट्रॉपिक, मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रॉपिक होता है, बहुत कम होते हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे ईगुलिना का एग्जाम्पल हो गया प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई की बात करें तो ये सभी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसमें एक ये दो तरह का होता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है प्लांटी की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, ये कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंप्लीट हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो कि होलोजॉइक होते हैं और सेप्रोफाइटिक होते हैं। होलोजॉइक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड पहले इनटेक करें, इंजेस्ट करें अपने अंदर, उसके बाद उसका डाइजेशन हो। और सेप्रोफाइट का मतलब है पहले उसका डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बाहर ही, और उसके बाद उसको जो न्यूट्रिशन बन जाता है, जो कंपाउंड्स बन जाते हैं उनको फिर वो अपने अंदर इनटेक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था पूरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। चलिए नेक्स्ट आगे हम अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम लेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को, और उसके बाद फिर हम RSVT करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिफरेंशिएट करके या और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।